We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कामयाब श्रीलंका के दौरे के हवाले से। और इतना कामयाब रहा ये दौरा कि इंडिया और इंडियन मीडिया की चीखें निकल गईं। और मैं जब कल इंडियन मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स देख रही थी और उसमें ज़ाहिर है कि कैसे वो बर्दाश्त कर सकते हैं कि श्रीलंका एक ऐसा मुल्क जिसको इंडिया ने हमेशा अपने अंगूठे तले दबाने की कोशिश की, और बहुत अरसा इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात भी ख़राब है टैमन टाइगर्स की वजह से। उसके होते हुए कैसे इंडिया ये समझ सकता है या ये चाह सकता है कि पाकिस्तान के साथ श्रीलंका के ताल्लुकात अच्छे हों, और जब ये टेलीविज़न चैनल्स दिखा रहे हों कि इमरान खान को रेड कार्पेट वेलकम दिया गया है। आम तौर पर इस किस्म का जो रेड कार्पेट वेलकम है वो जो बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है या बरतानिया है, इनके जब हेड ऑफ़ स्टेट्स जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जाता है तो ये रेड कार्पेट वेलकम उन्हें दिया जाता है। लेकिन इमरान खान को श्रीलंका ने रेड कार्पेट वेलकम दिया। अब इंडिया ने इस दौरे को इतना अंडरमाइन करने की कोशिश की कि इस तरह की खबरें भी मीडिया में फैलाई गईं कि वज़ीर-ए-आज़म का जो खिताब होना था श्रीलंकन पार्लियामेंट में वो इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने मनसूख किया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि असल वजह क्या थी, और श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस हवाले से एक क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू की है कि उनका जो खिताब था पार्लियामेंट के साथ वो क्यों मनसूख किया गया या उसको चेंज क्यों किया गया। और उसके अलावा 2 कमिटमेंट्स और थी, उनको भी चेंज किया गया। लेकिन उसके अलावा जो बातचीत हुई, जिस किस्म के मुआहदे हुए सकाफती सतह पर, फ़ौजी सतह पर, और एक मुख्तलिफ बिजनेस डील्स हुई, वो बहुत शानदार रही। एक तो इस पे बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि इंडियन मीडिया का हाल क्या है। दूसरी बात, अगर मेरे पास कुछ टाइम हुआ वीडियो में तो मैं बात करना चाहूँगी कि जो DGISPR हैं मेजर जनरल इफ्तिखार, उन्होंने एक फ़ॉरेन मीडिया से बात करते हुए इस बात को क्लैरिफाई किया है एहसान के हवाले से, जो मैंने अपनी वीडियो में भी बात की थी कि ट्विटर पर उन्होंने धमकी दी, उसके बारे में उन्होंने एक वजाहत दी है गैर मुल्की मीडिया को। वो क्या है वो भी शेयर करूंगी आज के प्रोग्राम में। तो पहले आते हैं जी पहली खबर पर। इंडियन मीडिया की चीखें निकली हैं श्रीलंका का जो कामयाब दौरा इमरान खान का, और ये तो खैर बहुत बड़ा सर्कस है। जो इंडियन मीडिया है एक बहुत बड़ा सर्कस है। और अगर आपको कभी कॉमेडी चैनल्स देखने हो या आपको देखना हो कि ये जो हमारे होते हैं ना ये पागल खाने जहाँ पर लोग किस तरीके से एक्ट करते हैं, तो आप उनके वो मीडिया हाउसेस और उन एंकर्स की ज़ुबान, उनकी बातें, उनके प्रोग्राम्स देख लें। एक तो गला फाड़ फाड़ के वो बोल रहे होते हैं, इतनी ऊंची आवाज़ में शाउट कर रहे होते हैं कि जैसे शायद उनकी आवाज़ ऊंचा जब वो करेंगे और बात करेंगे तो उससे उनका जो अपना दिल का गुबार है वो निकलेगा। और वो डांट भी रहे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों को, मुख्तलिफ मुल्कों के सदूर को, वज़राए आज़म को। और लगता कुछ ऐसे कि एक चाबुक लेके कोई उनका प्रोड्यूसर उनके पीछे बैठा होता है, और जैसे वो थोड़ा सा धीमे होते हैं उनको फ़ौरन से एक चाबुक लगाई जाती है और फिर से उनकी आवाज़ ऊंची हो जाती है। और जब मैं कल ये तमाशा देख रही थी इंडियन चैनल पर, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि ये करना क्या चाह रहे हैं और इससे इनको क्या अचीव होगा। और मैं हमेशा जब इंडियन मीडिया की बात करती हूँ तो जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो इंडियन पब्लिक है, उनसे हट के, क्योंकि मैं बहुत से मेरे दोस्त हैं जो बेसिकली ओरिजिनली इंडिया से हैं, और वो अक्सर अपने मीडिया के बारे में कंप्लेन करते हैं। वो अक्सर ही कहते हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि ये जोकर क्यों बैठे होते हैं, ये कर क्या रहे होते हैं। बहरहाल ये बात एक तरफ, इंडियन मीडिया ने इस कामयाब दौरे को इस तरीके से डिपिक्ट किया कि ये उनकी मेहरबानी है। उन्होंने कहा जी कि हमने, और इंडिया ने एक मरतबा फिर खुला दिल दिखा दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। यानी कि श्रीलंका का जो दौरा था उसकी इजाज़त इमरान खान ने मोदी से मांगी और उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल जा सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया। और हुआ ये कि आप जब श्रीलंका जा रहे हैं तो आपका जहाज़ इंडियन एयर स्पेस जो है उससे गुजर के जाना चाहता है, उसके लिए इजाज़त मांगी होगी। इंडियन एयर स्पेस ने वो इजाज़त दे दी और उसको ये कहा गया जी कि हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया, और एक मरतबा फिर बड़ा दिल दिखाया हमने कि हम बहुत बड़ा दिल रखने वाले हैं और हमने इजाज़त दे दी। और आम तौर पर हम जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन के जो सदर हैं उनको कहीं जाना होता है, उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त चाहिए होती है, तो वो भी उनको दे दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको इजाज़त दे रहे हैं कि अगर मुल्क जा रहे हैं और आपको हमारी एयर स्पेस यूज़ करनी है, हमारी परमिशन है तो आप जाएंगे। मतलब किसको आप
آج کل کے اس دور میں جب لوگ دنیا جو ہے چاند پہ تو کیا آپ تو کہہ رہے ہیں مارس پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اپنی ان باتوں سے. بہرحال میں مزید اپنا وقت اس بارے میں ضائع نہیں کروں گی. اب آپ کو بتائیں گے کہ سری لنکا میں عمران خان کے معاہدے کیا ہوئے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات آج کے نہیں بہت عرصے سے بہت اچھے ہیں. بلکہ میں یہ پڑھی تھی کہ 1948 سے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو سب سے بڑا چائے کا جو سپلائر تھا پاکستان میں وہ تب بھی سری لنکا تھا. پھر سری لنکا میں تامل ٹائیگرز کی وجہ سے جو بہت عرصے سے نقص امن تھا اور وہاں پر بہت عرصے خانہ جنگی رہی, یہ اس میں بھی پاکستانی فوج نے سری لنکا کی مدد کی اور جو تامل ٹائیگرز تھے یا اس جنگ میں سری لنکا کو جیت ہوئی, جس کی وجہ سے سری لنکا پاکستان کو ہمیشہ اپنا اچھا دوست سمجھتا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف جو معاہدے ہوئے ہیں 2005 کے بعد بھی مختلف سیاسی ثقافتی معاہدے, اس میں بھی پاکستان نے ہمیشہ سری لنکا کا ساتھ دیا. ساک کانفرنس جو کہ بہت عرصے سے نہیں ہوئی, اس میں بھی ہمیشہ پاکستان سری لنکا کا اور سری لنکا پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے. سو یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے کہ سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں. یہ پرانے اور گہرے تعلقات جو ہیں وہ کافی عرصے سے ہیں. اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ساک کانفرنس ہے, یہ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن جو ہے, اس میں سری لنکا کا دوسرا بڑا تجارتی شراکت دار جو ہے وہ پاکستان ہے. اور سری لنکا پہلا ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان نے آزادانہ تجارت کا معاہدہ کیا ہے. اب 2005 میں بھی یہ معاہدہ ہوا تھا, جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت تھی اس میں اضافہ ہوا تھا. اور پھر 2005 میں ہی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت جو تھی وہ 15 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تھی, جو کہ سن 2018 میں بڑھ کر 50 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ہو گئی. لیکن اگر تجارت کے توازن کی بات کی جائے تو ہمیشہ ہی پاکستان کے حق میں یہ توازن رہا ہے اور پاکستان کی برآمدات سری لنکا سے زیادہ ہیں. اب جو چیزیں برآمد کی جاتی ہیں سری لنکا سے پاکستان کو, اس میں ہے خشک ناریل, MDF بوٹ, سپاری یعنی کہ ڈلی, چائے, کپڑے, صنعتی اور سرجیکل دستانے یعنی کہ گلوز جو ہوتے ہیں سرجیکل گلوز, پھر اس میں کریپ ہے, شیٹ ربڑ ہے, باکسز ہیں, بیگز ہیں, ناریل کا تیل ہے, بنے ہوئے کپڑے ہیں اور جانوروں کے چارے جو ہیں وہ اس میں سب میں شامل, یعنی کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں برآمد ہوتی ہیں سری لنکا سے. اور وہ تو میں نے آپ کو بتائی دی بات کہ پاکستان کے بننے کے فوراً بعد سے جو چائے کا سب سے بڑا سپلائر تھا وہ ملک سری لنکا تھا. لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی ہوئی, لیکن سب سے پہلے ان کے ساتھ ہمارا تجارتی معاہدہ ہوا. پھر عسکری معاہدہ تب ہوا جب تامل ٹائیگرز کے لیے سری لنکا کو پاکستان کی مدد درکار تھی. اب پاکستان نے کیا کیا, کیونکہ انڈیا کو پاکستان اور چائنا کے درمیان کے تعلقات کی وجہ سے ہمیشہ بہت پریشانی رہتی ہے, بہت خائف ہے وہ, اور وہ پاکستان کو چائنا کا اسپوکس پرسن سمجھتا ہے. اور اس کو یہ پتا تھا کہ اگر عمران خان وہاں کا دورہ کریں تو چائنا کی طرف سے کوئی آفر گوئی ہوگی, سری لنکا نے کوئی سفارش کریں گے کہ ہم چائنا سے ہمارے یہ کام کروا دیں, اور وہ ہوا. اور عمران خان نے دعوت دی ہے سری لنکا کو کہ وہ ہمارا جو سی پیک منصوبہ ہے اس میں حصے دار بنے, شراکت دار بنے اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اینڈ دس از اے بگیسٹ اچیومنٹ. انڈیا نے کوشش کی اور ملکوں نے کوشش کی, لیکن پاکستان نے اس کی اجازت نہیں دی, لیکن سری لنکا کو خود اس کی جو ہے وہ پیشکش کی ہے. پھر کرکٹ کے حوالے سے, اب یہ جو گوادر میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کرکٹ اسٹیڈیم بنا ہے اور بڑا اچھا بہت خوبصورت بنا ہے. بہت جلد وہاں پر جب اوپننگ یا سی پیک کے حوالے سے اور کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی تو ایک دوستانہ میچ کرایا جائے گا PSL طرز کا, یا 20 اوورز 10 اوورز کا میچ, اور اس میں سری لنکا کی ٹیم کو بھی بلایا جائے گا. سری لنکا کی ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کرکٹ میچ جس میں رو نے ایک حملہ کروایا تھا, سری لنکن ٹیم بھی پاکستان میں موجود تھی لاہور میں, اور حملہ کرایا تھا, اس میں کچھ سری لنکا کے کھلاڑی زخمی بھی ہوئے تھے. پھر ان کو واپس جانا پڑ گیا اور ہمارے اور سری لنکا کے تعلقات تب بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن یہ ٹیم اتنی بہادر ہے کہ اس کے بعد یہ دوبارہ پاکستان آئے, انہوں نے پاکستان میں آ کے اپنی کرکٹ کھیلی. اور ابھی عمران خان کے دورے کے موقع پر ایک جب ڈنر دیا گیا تو اس میں مرلی دھرن, کمارا سنگا اور جو دوسرے کرکٹرز تھے ان کو بلایا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کرکٹ میں بھی سری لنکا پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے, اور کیونکہ عمران خان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کرکٹ فیملی سے ہے, اور شاید یہ وجہ بھی تھی کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں کرکٹ کھیلی ہے اور یہ ایک دوسرے کو کرکٹ کے تناظر سے دیکھتے ہیں, تو ان کو بلایا اور ایک ملاقات کرائی. سو بیسکلی اگر دیکھا جائے اوور آل پاکستان کا دورہ یعنی کہ عمران خان کا سری لنکا کا دورہ بہت کامیاب تھا, اور اس کامیاب دورے کی وجہ سے انڈین میڈیا چیخ رہا ہے. بہرحال آپ اس کی پرواہ نہ کریں, ہمارے اچھے تعلقات سری لنکا سے پہلے بھی تھے, اب مزید مضبوط ہو گئے. اور خاص طور پر جب سری لنکا کو سی پیک میں شراکت داری کا ایک دعوت نامہ دے دیا ہے, اور سری لنکا بہت خوش ہے اس حوالے سے. ایک چیز میں آپ کو ضرور یہاں پہ مینشن کروں گی,
नेपाल यानी कि छोटे छोटे मुल्क जो इंडिया के आसपास हैं, एक टाइम था कि ये इनके इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। नेपाल के पाकिस्तान के साथ नहीं थे, लेकिन इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अभी जो रीसेंट सिचुएशन वहाँ पर मौजूद है नेपाल में, इंडिया के हवाले से अगर आप उनसे सवाल करें और उनसे ये पूछें कि आप इंडिया को प्रेफर करेंगे पाकिस्तान को, तो वो पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं। यानी कि नेपाल में भी इंडिया के साथ अब ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और लोगों का जो पब्लिक सेंटिमेंट, ये आपको मैं बता रही हूँ कि पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो इंडिया के खिलाफ है। बांग्लादेश में भी, क्योंकि बांग्लादेश को अलग करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आजकल बांग्लादेश के साथ इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आपने रिसेंट खबरें देखी होंगी तो आपको ये मालूम भी होगा। अब थोड़ी सी मैं बात कर देती हूँ मलाला यूसुफजई को, जो ट्विटर पर एक धमकी आई थी और ये कहा गया था कि एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से धमकी आई है। उनके वालिद ने, उनकी फैमिली ने, खुद मलाला ने ट्विटर पर इस बात को एक्सप्रेस किया और कंसर्न का इजहार किया। अब एहसानुल्लाह एहसान को गिरफ्तार किया गया था, पाकिस्तानी फ़ौज की हिरासत में थे, लेकिन वो पाकिस्तानी फ़ौज की हिरासत से निकलने में, फ़रार होने में कामयाब हो गए। और आज जो DGISPR है, उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को ये बताया कि उन्होंने उन फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है जिनकी हिरासत से एहसानुल्लाह एहसान फ़रार हुए थे। यानी एक तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो फ़रार हुए थे, हमारी हिरासत में थे और फ़ौजी अफसरान जो हैं उसमें मुलव्वस थे। क्योंकि मैंने कई दफ़ा इस बात का इजहार किया, और ये मैं इसलिए आपको बार बार कहती हूँ, वरना मुझे कोई ये अपनी ग्लोरीफाई करने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड, मेरे फादर आर्मी में थे, तो मुझे फ़ौज के कुछ कवायद ज़वाबित और कुछ चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से इल्म है, क्योंकि पली बड़ी उसी सोसाइटी में, उसी सिचुएशन में, और फ़ौज के अंदर ही और लोगों से मुलाकात, और पता है कि रूल्स रेगुलेशन कैसे काम करते हैं। बहुत वसूख से मैं ये कह सकती हूँ कि फ़ौज की हिरासत से निकलना इतना आसान नहीं होता। फ़ौज के जो आप कह लें कि क्वार्टर्स होते हैं, या फ़ौजी जो जेलें बनी होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होते हैं जहाँ पे रखा जाता है कैदियों को, वहाँ से निकलना कोई इतना आसान काम नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि इस हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है कि जिन फ़ौजी अफसरान ने की हिरासत से वो निकले, क्या वो मुलव्वस थे और कौन था उनके पीछे, किसने फ़रार करवाया, और अगर ये कॉपरेशन हुई है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो मैं इसमें मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगी, सिर्फ अपना कंसर्न का इजहार ज़रूर करूँगी कि अगर इन्होंने ये माना है कि फ़ौजी अफसरान उसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और उस इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक किया गया कि कैसे वो बाहर निकले, या ये भी हमारा एक नेशनल सीक्रेट है? जस्ट अ क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि किसी को मैं ऑफेंड करूँ, लेकिन अगर इसके सवालों के जवाब मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये थी आज की वीडियो, और फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी अपने किसी और प्रोग्राम में, किसी और वीडियो में। मैंने एक और वीडियो करनी है, आप उसका इंतजार कीजिएगा थोड़ी देर में, क्योंकि पाकिस्तान में 2 बड़े अहम कानून बने, खास तौर पर एक कानून बच्चों के अब्यूज़ के हवाले से, उस पर भी बात करूँगी, और उस वीडियो को आप देखिएगा कंटिन्यूटी में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।